ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से आने वाले दिनों में बाजार के लिए क्या ट्रिगर रहने वाला है और किन किन घटनाओं से बाजार प्रभावित होगा और ऐसे में निवेशकों को कितना क्या ख्याल रखना चाहिए। वापस से चर्चा में हम लोग आते हैं। हमारे पास मिहिर वोरा साहब हैं। मिहिर वोरा साहब, जो यहाँ पे एक हमने देखा है कि दो आंकड़े आए हैं, एक म्यूचुअल फंड के आए हैं, एक एसआईपी के आए हैं। इन दोनों आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये देखने को मिला है कि म्यूचुअल फंड का ट्रेंड बदला बदला सा है। कहीं नए प्लेयर पे फोकस कर रहे हैं, कहीं पीएसयू पे फोकस कर रहे हैं, कहीं ट्रेडिशनल पार्टनर का साथ छोड़ रहे हैं। तो इसका क्या संकेत निकाला जाए? सुनील जी, ये सवाल लेके आपके पास भी आऊंगा इनके बाद। सॉरी, मैं आपका सवाल क्लियरली नहीं सुन पाया। मैंने कहा म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट के आंकड़े आए हैं, ट्रेंड जो आया है उसमें मिक्स सा ट्रेंड दिख रहा है। कई जगह ये दिख रहा है कुछ म्यूचुअल फंड हाउस पुराने पार्टनर को, पुरानी ट्रेडिशनल कंपनियों को छोड़कर नई कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। कुछ लोग पीएसयूज पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्या कहता है? अच्छा, आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं? हाँ। ओके ओके। देखिए, ओवरऑल मैं दिखाऊंगा, अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करें हम, तो हाँ। क्लियरली एक मोमेंटम फॉलोइंग हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड्स में कम पैसा आ रहा है, स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा पैसा आ रहा है और थीमेटिक फंड्स में भी काफी सारा पैसा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक फॉलो द हर्ड काइंड ऑफ मेंटालिटी बन रही है इन्वेस्टर्स में। और जो म्यूचुअल फंड पैसे जब डिप्लॉय करते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेटेजी में पैसा आता है तो उसमें ही डिप्लॉय करना पड़ता है। तो अगर स्मॉल कैप फंड में पैसा आया है तो स्मॉल कैप में ही डालना पड़ेगा। और उसमें हमने देखा है टिपिकली जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वही हाई ग्रोथ सेक्टर्स में होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि न्यू एज कंपनीज वगैरह में पैसा ज्यादा डालते हैं। रही बात पीएसयूज वगैरह की, तो वो मेरे ख्याल से एक म्यूचुअल फंड की जो कोर फिलोसॉफी है उसके हिसाब से होती है। कई फंड हाउस वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, तो पीएसयू स्टॉक्स उन्हें सस्ते लगते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। और कई फंड हाउस जैसे कि हम हैं, वी आर मोर ग्रोथ फोकस, तो हमारे जो पोर्टफोलियो है वो टिपिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के उसमें बायस ज्यादा रहता है। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक सिलेक्शन है वो फंड हाउस की फिलोसॉफी पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर बिहेवियर देखूं, तो क्लियरली मिड कैप, स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड्स में ज्यादा दिलचस्पी आ रही है इन्वेस्टर्स की। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं ये सवाल अगर आपसे पूछूं कि आजकल म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा उनका भरोसा दिख रहा है? क्योंकि आप तो बड़े करीबी से इसको नज़र रखते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात दो चीज है कि आप देखें करीबन 35,000 करोड़ के फ्लोज में 25,000 फ्लोज, ग्रॉस फ्लोज एसआईपी में आए। और उस एसआईपी के अंदर भी आप देखें तो 13 से 15,000 करोड़ उस 25,000 करोड़ एसआईपी बुक में स्मॉल एंड मिड कैप और सेक्टोरल थीम्स में ही है। तो फंड हाउस के पास स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स खरीदने का ही पैसा आ रहा है। और जब वो उसको निवेश करने की कोशिश करते हैं तो दो चीज है। अब क्या होता है कि एसआईपी बुक के कारण हर फंड मैनेजर को पता है कि उसकी फंड में कितना रेगुलर एसआईपी आ रही है, तो वो भी एक प्लान कर सकता है। तो मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी एसआईपी के जरिए मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। यानी वो अच्छे कंपनी को चुनते हैं और उनको पता है कि उनको रेगुलरली हर महीने 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ डिफरेंट फंड का डिफरेंट फंड में एसआईपी बुक जारी रहता है ना, तो उस हिसाब से वो खरीदते हैं। तब उनकी फोकस होती है कि 3 से 5 साल में मैं इन्वेस्टर को रिटर्न दिलवा हूं। तो वो क्या करते हैं, वो टाइम नहीं करते मार्केट के, वो क्या करते हैं कि एक ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, यही होता है उनका फिलॉसफी। ग्रोथ को खरीदना है मगर दाम सस्ते में होना है। तो कैश हाथ में रख के वो कंपनी को चुनते हैं, बिजनेस को खरीदते हैं। और जब भी करेक्शन आता है उस कंपनी में उनके पास एसआईपी का फ्लो रहता है, धीरे धीरे खरीदें। तो मोस्ट म्यूचुअल फंड हाउस कोई वैल्यू बेस्ड भी है, मगर ज्यादातर फंड हाउसेस गार्प फिलॉसफी फॉलो करते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड ग्रोथ सेक्टर्स में आप गिने चुने कंपनी को चुनकर उन्हीं के ऊपर फोकस रखे। और जब भी उनका दाम आता है, बाय लो सेल हाई की फिलॉसफी होती है, क्योंकि उनका है कि आज या कल में प्रॉफिट नहीं देना है, उनको 3 से 5 साल में वेल्थ क्रिएशन करना है। सेकेंड चीज जो होती है वो एफआईएस को काउंटर करने के लिए, जब एफआईएस बिकवाली करते हैं तो उनके पास जो कैश होता है, एफआईएस ज्यादातर लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करते हैं। तो वहां पे वो एक चीज करते हैं कि वेट करते हैं कि प्राइस गिरने दो, उसके बाद जब मैं खरीदूं। तो वॉलिटिलिटी जो आता है वो इनकी वेट एंड वॉच पॉलिसी के कारण आती है। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स को स्मॉल एंड मिड कैप में वो लॉन्ग टर्म तरीके से
सोच के खरीदते हैं, मगर लार्ज कैप में वो टैक्टिकली प्ले करते हैं कि एफआईएस का रुझान कैसा है, उस हिसाब से वो अंदर बाहर जाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर या बैंक, बड़े बैंक्स के सेक्टर में या एफएमसीजी। नहीं, अगर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं, अगर कोई पूछे कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो किस चीज़ का ख्याल रखे, किस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस रखे हो अभी के माहौल में, इस जंक्शन में? मैं कहूंगा कि आपको मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको फंड मैनेजर को पैसा देना है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों खरीदने लायक। आज क्या है, टिल्ट ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप पे जा रही है, तो फंड मैनेजर को भी हाथ बंधे हुए हैं वही स्टॉक खरीदने की, एक क्योंकि सेबी ने नियम रखा है कि मिड कैप फंड में 65% मिड कैप ही रहना चाहिए और स्मॉल कैप में भी 65। तो अगर आप लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप में देंगे तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो आपके लिए भी वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बिल्ड कर सकता है, तो आपकी भी भलाई उसी में होगी। तो मैं कहूंगा रिटेल निवेशकों को कि अब ज्यादातर फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये 3 क्षेत्र में आप पैसा देंगे तो फंड मैनेजर के पास एक ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे आपको वो अच्छा मुनाफा दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक मनीष डांगे साहब, मैं आपके पास अगर ये पूछूं कि जो एसआईपी के नए आंकड़े आए हैं, शायद आपने उस पर ध्यान दिया होगा, उसमें मैंने देखा है कि एसआईपी इनफ्लो तो बड़ा मतलब इक्वल ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, 25,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन नए एसआईपी का रजिस्ट्रेशन लगातार घट रहा है। अगर मैं देखूँ जुलाई से लेकर के, तो जुलाई में 72.62 था, फिर अगस्त में घटा, फिर सितंबर में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर अक्टूबर में घट गया, नवंबर में तो 49.47 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये नए एसआईपी का रजिस्ट्रेशन घटना क्या इंडिकेट करता है? आई थिंक एकदम बिग पिक्चर अगर देखेंगे तो इंडिया इन्वेस्टर जो है ओवरवेट है इक्विटी पे, और इंक्रीमेंटली म्यूचुअल फंड्स के जो बड़े पाइप्स डले हुए हैं हर छोटे छोटे शहर में जाकर के, दुकानें जो खुल गई हैं, और जैसे सिम कार्ड की दुकान थी वैसे अब हर जगह एसआईपी बिक रही है। तो एक लिमिटेशंस हर चीज की जो होती है वो उस पॉइंट पे एज ऑफ राइट नाउ हिट कर रहा है। नेट एसआईपी अगर देखेंगे तो वो $1 बिलियन के आसपास में है, तो ये नंबर ग्रॉस बहुत बड़े हैं लेकिन अट्रीशन भी बहुत है। तो नेट एसआईपी तो 7-8 हजार 9,000 करोड़ ही है। जनरली इक्विटी का फ्लो 2 चीजों पर निर्भर करता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और पास्ट रिटर्न। ये दोनों चीजें अगर पॉजिटिव हैं तो ऑफ कोर्स फ्लोज बढ़ता चला जाता है, एक्सीलरेट होता है, अदरवाइज डिसेलरेट होता है। तो कम से कम उसमें से इस टूल का एक पहिया तो या एक पल्ला तो वीक हुआ है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडिया में एज ऑफ राइट नाउ वीक है। इसकी वजह से आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले 6-8 दिनों तक, जो मेरा पहले भी व्यू था कि सिक्लिकल डाउनटर्न में जो फ्लोज हैं वो थोड़ा सा ड्विंडल होने चाहिए, और यही हम देख भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी म्यूचुअल फंड में ये मोटा मोटी आप जो अगर बात करें तो सॉर्ट ऑफ वीकनेस दिख रही है कि इंक्रीमेंटली ग्रॉस फ्लोज भी वीक हो रहे हैं, नेट फ्लोज ऑफ कोर्स मोटा मोटी वहीं स्टैग्नेंट है काफी समय से। अब अभिषेक अग्रवाल साहब, ये जो पिछले दिनों मार्केट में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसका तो असर नहीं कि लोग डर के थोड़ा सा पैसे लगाने कम कर दिए? ये लक्ष्मण जी, हो सकता है कि थोड़ी मार्केट की उथल पुथल से कुछ देर के लिए, ये एक बार के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है, बट मैं आपको थोड़ा एक डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ जस्ट टू मेक द मोमेंट लाइटर, कि अगर हम अपने लास्ट 4 महीने की नेट एडिशन देख लें एसआईपी की, दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन। 2.25 करोड़ की पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, उतना तो हमने 4 महीने में हमारे तो एसआईपी की एडिशन है। सो ये आप चेक करिए, मेरे को भी थोड़ा समय लगा था इसे डाइजेस्ट करने में, बट डेटा काफी पब्लिक है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर मंथ टू मंथ कंपेयर करेंगे तो हमें शायद डेटा कुछ डिफरेंट दिखेगा, बट अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ प्लॉट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा। जैसे कि इंडिया की अगर हम आज से 2 साल या कोविड से पहले देखें तो पूरा इन्वेस्टर बेस इंडिया का जो था वो 5 करोड़ था। अभी हम जिस तरह से जा रहे हैं उस हिसाब से तो साल के 6 करोड़ के रन रेट पे चल रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि हमारे ओवरऑल फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। 25,000 करोड़ एसआईपी जो आ रही है महीने की, वो बहुत सॉलिड नंबर है, एंड यही एक रीजन है कि मार्केट अभी तक संभला हुआ है। वरना अगर आप नेट सेल एफआई की देखें पूरे साल की, और सामने उसका अगर आप नेट बाय डीआई का देखें, तो आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल करीबन मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, बट 3.25 लाख करोड़ नेट सेलिंग है एफआई की, और 5.25 लाख की नेट बाइंग है।
अब 5.25 लाख की नेट बाइंग के अंदर में अगर आप देखें ये 25,000 करोड़ का मंथली ट्रेंड, तो 50% ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है वो ये नई पैसे से आ रहा है, विच इज रिटेल मनी। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो रिटेल लेड है, एंड अभी भी वो कॉन्फिडेंस में गया नहीं है। अगर हम मंथो मंथ की डेटा के स्लो डाउन को देखेंगे तो पिक्चर कुछ और दिखेगी, बट मैं इसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव है, एंड ये फ्लो आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। बिल्कुल। पंकज जैन साहब, खुद पर करो यकीन, क्यों? नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण जी, और इसमें मैं 2-3 चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आई थिंक जिस तरह से हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, रिटेल निवेशकों ने, एसआईपी के इन्वेस्टर्स ने पिछले साल या पिछले 2-3 क्वार्टर में बिहेव किया, आई थिंक काफ़ी मैच्योर तरीके से बिहेव किया है। एंड जिस तरह की हमने सेलिंग देखी है एफआईज की तरफ से, जितनी बड़ी सेलिंग छोटे पीरियड में देखी है, आई थिंक दैट वाज वेल काउंटर्ड बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। नहीं तो हैड इट बीन सम अदर डे, आज से 3-4 साल पहले के तरह माहौल होता, तो आई थिंक वी कुड हैव सीन सीरियस इरोजन इन मार्केट। तो काफ़ी मैच्योर रहा है इन्वेस्टर, जो नया इन्वेस्टर आ रहा है। आई थिंक एक ट्रेंड चेंज, एक डेमोग्राफिक ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है। आई होप दिस लास्ट। एक यंगर जनरेशन जो है उसकी एक सेविंग पैटर्न बदल रहे हैं, एंड आई थिंक दैट ऑगर्स वेल फॉर आवर इकोनॉमी, दैट ऑगर्स वेल फॉर आवर कंट्री। और मेरे को लगता है कि जिस तरह का एसआईपी में रुझान हैगा, आई थिंक ये छोटे मोटे डेंट जो आप बात कर रहे हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बट ओवरऑल ट्रेंड्स काफ़ी एंकरेजिंग हैं। और मेरे को लगता है दिस इज़ काइंड ऑफ अ डन डील, और मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत छोटी अवधि का एक चेंज आएगा। आई थिंक दिस इज लॉन्ग वे टू गो। तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इक्विटी मार्केट को लेके, हमारे एसआईपीज को लेके, हमारे रिटेल निवेशक को लेके। एंड दिस इज द ट्रेंड वी हैव बीन सीइंग एट आवर प्लेस आल्सो। आई थिंक एक जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और मेरे को लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड है ये, एंड काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। अलग अलग एजेंसी ने भी और एनालिस्ट ने भी इसको काफ़ी पॉजिटिव अपने कमेंट्री भी दी है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपने देखा होगा मॉर्गन स्टैनली की जो 2025 इंडिया स्ट्रेटजी आई, फिर जेफरीज की जो स्ट्रेटजी आई है, वो लोग तो ठीक ठाक संकेत दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी यंगेस्ट पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम भी अब 2800 के करीब आ गया है, जो 2200 पे था कोविड के टाइम में, वो भी बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि आगे पीछे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। मगर कोई भी अगर एक थोड़ा लंबी अवधि से देखे इंडिया को, तो चॉइस नहीं है कि इंडिया ही उनके चॉइस का मार्केट है। वो टोटल वर्ल्ड के इमर्जिंग मार्केट में, राइट, चाइना के ऊपर इतनी दिक्कतें दिख रही है, और चाइना जो 13 to 14% वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का शेयर था, हमारा 2% है। तो डेफिनेटली एक ही रूट है, वन वे आप। क्या है कि शॉर्ट टर्म में फ्लोज आके इसको आगे पीछे करते हैं, मगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड आप देखें तो इंडिया का अट्रैक्टिवनेस गिरा नहीं है। हमारी वीकेस्ट क्वार्टर 5.4% जीडीपी भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग देश थे हम। तो हम अपनी आंखों से बहुत नियर टर्म सोच से, खाली हमें कुएं के अंदर जो मेंढक अपने सराउंडिंग को देखता है ऐसे देख रहे हैं, बाहर वाले देख रहे हैं कि ये कुआं कैसा है, दूसरा कुआं कैसा है। तो वहां पे जरूर इंडिया सबसे अट्रैक्टिव देश दिख रहा है एक फॉरेनर की आंखों से। तो मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है कि 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम, ये सब जो दिक्कतें हैं ये बाहर चली जाएगी और हमारी मार्केट नई नई हाईस फेस करेगी। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी, और इसीलिए एसआईपी बहुत एक अच्छा तरीका है इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर रिटेल निवेशकों को अपना वेल्थ क्रिएशन करने का। तो कोई मेरे को डाउट नहीं है कि इंडिया इज द मार्केट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये फॉरेनर जो कह रहे हैं, कभी हम सुनते हैं, हमारी लोकल लोग जब कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये बायस है, वो बायस है। तो जब फॉरेनर कहते हैं तो मान लेते हैं, मगर एटलीस्ट मानने का तो उसके बेस पे निवेश तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। मिहिर वोरा साहब, कोई आता है एसआईपी कराने तो आप लोग क्या सुझाव देते हैं? कहाँ रहना चाहिए, किस तरह से, किस सेगमेंट में आपको जाना चाहिए पैसे लेकर के? मैं वही कह रहा हूँ कि आपको मल्टी कैप, अगर आप सेक्टर चुन रहे हैं तो आप कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर्स को चुनिए,
क्योंकि आजकल सेक्टर और थीमेटिक फंड में बहुत इंटरेस्ट है लोगों को, अगर चुन रहे हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर्स एक डाइवर्सिफिकेशन बेस पे करिए, राइट। कॉन्ट्रास्ट क्या चलिए होता है? बिल्कुल। मैं एक मिनट जरा ये सवाल मैं लेकर मिहिर वोरा साहब के पास भी ले आऊं सुनील जी, चूंकि समय थोड़ा सा कम हो रहा है। मिहिर वोरा साहब, आपकी राय क्या होती है जब कोई एसआईपी करने आता है तो आप लोग किस तरह का गाइडेंस देते हैं वहां पे? बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पे बुलिशनेस ज्यादा है, वहां पे एक्शन ज्यादा है, अर्निंग्स ग्रोथ भी बेटर है। तो फ्लेक्सी कैप फंड जो है या मल्टी कैप फंड है उसमें एक अच्छा डिवर्सिफिकेशन मिलता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो हम टिपिकली राय यही देते हैं कि अगर आपका जो कोर होल्डिंग है वो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डालें। थीमेटिक फंड्स है, स्मॉल कैप फंड है, वो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से थोड़ा, अगर आपके पोर्टफोलियो में तड़का डालना है तो तड़के की तरह यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं और थोड़ा सा हेज करने के लिए जो अभी कहा वोरा साहब ने, थोड़ा तड़का भी आप डाल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग सीजन आएंगे जाएंगे, फिर ट्रम्प साहब आएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ट्रम्प साहब दुनिया से अलग होकर बहुत कुछ कर लेंगे। अकेला दुनिया चलाना तो उनको भी कई चीज़ों पर निर्भरता रहती है, तो उनसे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। और बजट भी आने वाला है, तो आप अगर अभी कुछ शेयर बाज़ार में निवेश करने की सलाह मान रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जो हमारे पैनलिस्ट ने राय दी है उसके हिसाब से चल सकते हैं आप। और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। अलग अलग मौके पर फिर से आप लोग जुड़ेंगे और दर्शकों के लिए एक बेहतर गाइडेंस आपसे लेंगे। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।